नमस्कार दोस्तों। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला कई देशों को सीधे जंग की आग में झोंक सकता है। पश्चिम एशिया से आ रही खबरें सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकतों के आमने सामने आने की कहानी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है। एयरबेस अलर्ट पर है, समुद्री रास्तों की निगरानी बढ़ा दी गई है, तेल बाजारों में घबराहट है और कूटनीतिक गलियारों में तेज हलचल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन हालातों में भारत कहां खड़ा है और आज भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए पूरी तस्वीर को शांत दिमाग और तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले उस दावे की बात जिसने वैश्विक राजनीति को हिला दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर यह खबर सामने आई कि संयुक्त हमलों में उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर उठी ये खबर क्षेत्रीय संतुलन के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर किसी देश का सर्वोच्च नेतृत्व अचानक बदलता है तो उसके प्रभाव केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, उसकी विदेश नीति, सैन्य रणनीति और सहयोगी नेटवर्क पर भी असर पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि कई शीर्ष नेताओं को एक साथ निशाना बनाया गया। इस बयान का मनोवैज्ञानिक असर भी कम नहीं है। ऐसे वक्त में बयान केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे रणनीतिक संकेत होते हैं। दूसरी ओर ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई और मिसाइल व ड्रोन हमलों के दावे सामने आए। हालांकि हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। इजराइल की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर अलर्ट, सायरन और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह, ये सब दिखाते हैं कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इजराइल लंबे समय से स्पष्ट करता रहा है कि वो संभावित खतरे को पहले ही निष्क्रिय करने की नीति अपनाता है, लेकिन हर कार्रवाई का कूटनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूरोप की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि उनका देश सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही तनाव कम करने की अपील भी की। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयम की आवश्यकता पर जोर दिया। यूरोप की चिंता केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति से भी जुड़ी है। अगर खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को लेकर भी चर्चाएं सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका वहां से ऑपरेशन की संभावनाएं देख रहा था, जबकि ब्रिटेन ने सतर्क रुख अपनाया। यदि सहयोगी देशों के बीच रणनीतिक मतभेद उभरते हैं तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। कुवैत से आई खबर कि 3 अमेरिकी F-15 विमान गलती से निशाना बन गए, ये दर्शाती है कि जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक सैन्य गतिविधि होती है तो जोखिम भी बढ़ जाता है। हालांकि पायलट सुरक्षित बताए गए, लेकिन ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि तनावपूर्ण माहौल में छोटी चूक भी बड़े संकट का रूप ले सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक असर की। जब भी पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है, सबसे पहले तेल बाजार प्रतिक्रिया देते हैं। यदि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है तो भारत जैसे बड़े आयातक देश पर दबाव बनता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, परिवहन लागत बढ़ सकती है और इसका असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ सकता है। सोना भी ऐसे समय में सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए उसकी कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। शेयर बाजारों में अस्थिरता और विदेशी निवेश के उतार चढ़ाव की आशंका भी रहती है। अब आते हैं भारत के कदम पर, जिसने इस पूरे परिदृश्य में विशेष महत्व हासिल किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति जताई। कनाडा से यूरेनियम आपूर्ति का समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हैं, भारत का ये निर्णय दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में संकेत देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की नीति शांति, स्थिरता और संवाद पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहरीन और खाड़ी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई गई है और विदेश मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत ने अतीत में भी संकट के समय अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की क्षमता दिखाई है। इस पूरे परिदृश्य में सूचना युद्ध भी एक बड़ा पहलू है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन हर सामग्री की पुष्टि जरूरी है। युद्ध काल में मनोवैज्ञानिक दबाव भी रणनीति का हिस्सा होता है, इसलिए संतुलित और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना ही समझदारी है। आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं कई हैं। हो सकता है कि सीमित हमलों के बाद तनाव नियंत्रित हो जाए। ये भी संभव है कि संघर्ष कई देशों को सक्रिय रूप से शामिल कर ले और व्यापक रूप ले ले। तीसरी संभावना ये है कि पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अचानक कोई समाधान निकाल ले। इतिहास बताता है कि कई बार अंतिम क्षणों में कूटनीति युद्ध को रोक देती है। भारत के लिए आने वाले दिन अहम होंगे। ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक संतुलन और नागरिकों की सुरक्षा, ये 3 प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कनाडा के साथ ऊर्जा सहयोग, संतुलित कूटनीतिक रुख और
वैश्विक मंच पर जिम्मेदार बयान, ये सब दिखाते हैं कि भारत जल्दबाजी में नहीं बल्कि रणनीतिक सोच के साथ कदम उठा रहा है। दोस्तों, दुनिया इस समय संवेदनशील दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया की हर हलचल का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से स्थिति को देखें। आने वाले घंटे और दिन निर्णायक हो सकते हैं। हम लगातार विश्वसनीय स्रोतों पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही पुष्टि की गई जानकारी सामने आएगी आपको विस्तार से बताएंगे। आप जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और हर खबर को सोच समझकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये केवल दूर कहीं चल रही जंग की कहानी नहीं है बल्कि उससे जुड़े फैसलों का असर हम सब पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझना होगा कि पश्चिम एशिया का ये संकट केवल 3 या 4 देशों तक सीमित नहीं है। ये शक्ति संतुलन, ऊर्जा मार्गों और सामरिक गठबंधनों की जंग भी है। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैला ये क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का केंद्र है। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर उसका सीधा असर पड़ सकता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश इस मार्ग से तेल आयात करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक बाजारों में झटके पैदा कर सकती है। अब जरा सैन्य रणनीति को समझते हैं। जब किसी क्षेत्र में ड्रोन, मिसाइल और एयर स्ट्राइक जैसे हथियार सक्रिय होते हैं तो इसका मतलब है कि संघर्ष बहुस्तरीय हो चुका है। आधुनिक युद्ध केवल जमीन पर सैनिकों के बीच नहीं लड़ा जाता। साइबर हमले, खुफिया गतिविधियां, सैटेलाइट निगरानी और आर्थिक प्रतिबंध, ये सब समानांतर चलते हैं। संभव है कि पर्दे के पीछे कई देशों के बीच लगातार बातचीत भी जारी हो। सार्वजनिक बयान अक्सर सख्त होते हैं लेकिन निजी स्तर पर संवाद की कोशिशें भी चलती रहती हैं। ईरान के भीतर संभावित सत्ता परिवर्तन की चर्चा भी तेज है। अगर शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होता है तो वहां की असेंबली और धार्मिक परिषद की भूमिका अहम होगी। किसी भी देश के लिए ये समय बेहद संवेदनशील होता है क्योंकि बाहरी दबाव और आंतरिक अस्थिरता साथ साथ चल सकती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर तेहरान की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। इजरायल की सुरक्षा रणनीति भी अगले कुछ दिनों में और स्पष्ट होगी। यदि हमलों की तीव्रता बढ़ती है तो इजरायल अपनी मिसाइल डिफेंस प्रणाली को और सक्रिय कर सकता है, लेकिन हर रक्षा प्रणाली की सीमाएं होती हैं। लगातार और बहुदिशात्मक हमले किसी भी देश के लिए चुनौती बन सकते हैं। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे कंट्रोल्ड एस्केलेशन यानी नियंत्रित बढ़ाव की रणनीति कह रहे हैं, जहां देश दबाव बनाते हैं लेकिन पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं। अब आर्थिक असर को थोड़ा और विस्तार से समझें। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो इसका असर केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। उर्वरक, परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योग सबकी लागत बढ़ सकती है। महंगाई का दबाव आम लोगों पर पड़ सकता है। भारत सरकार के लिए ये चुनौती होगी कि वो ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखे और जरूरत पड़ने पर रणनीतिक भंडार का उपयोग करे। सोने और डॉलर की मजबूती भी ऐसे समय में बढ़ सकती है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं। शेयर बाजारों में अस्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, डिजिटल भुगतान प्रणाली और मजबूत बैंकिंग ढांचा कुछ हद तक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। अब भारत की विदेश नीति पर नजर डालते हैं। भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता रहा है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि भारत अमेरिका, यूरोप, रूस और पश्चिम एशिया के देशों सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। कनाडा के साथ यूरेनियम समझौता इसी संतुलित रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। भारत के सामने एक और चुनौती है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो निकासी अभियान की जरूरत पड़ सकती है। अतीत में भारत ने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत जैसे अभियानों के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है। जानकारी की बाढ़ के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। अफवाहें और अपुष्ट वीडियो स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं प्रमुख हैं। पहली, सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद कूटनीतिक समाधान निकल आए। दूसरी, संघर्ष धीरे धीरे कई देशों को खींच ले और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले ले। तीसरी, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए तनाव कम हो जाए। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये आने वाले 48 से 72 घंटे तय कर सकते हैं। भारत के लिए यह समय संयम और तैयारी का है। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों की सुरक्षा, इन तीनों पर एक साथ ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की लगातार बैठकों से संकेत मिलता है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दोस्तों, याद रखिए, युद्ध की खबरें अक्सर डर और अनिश्चितता पैदा करती हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि अंततः बातचीत और समझौता ही स्थायी समाधान देते हैं। हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। फिलहाल दुनिया की नजर पश्चिम एशिया पर टिकी है। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक संकेत आने वाले समय की दिशा तय करेगा। हम लगातार अपडेट पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई प्रमाणित और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए, जागरूक रहिए
और सच्ची संतुलित जानकारी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ दूर कहीं चल रही जंग की कहानी नहीं है। इसके असर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी ऊर्जा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।